नमस्कार, मैं हूं गोपाल झा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कृषि मंत्री का कबूलनामा, लागत के अनुरूप किसानों को नहीं मिलती फसलों की कीमत। संभाग में नंबर 1 रही हनुमानगढ़ टाउन पुलिस। आंतरिक मूल्यांकन व्यवस्था का परिणाम घोषित। प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित करेगी राजस्थान ब्राह्मण महासभा। बैठक में लिया निर्णय। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से की बात। भटनेर दुर्ग के लिए आएंगे अच्छे दिन। अब समाचार विस्तार से। आजादी के 65 साल से अधिक समय बीतने के बावजूद पुलिस जनता का विश्वास नहीं जीत पाई, वो भी तब जब पुलिस को जनता का रक्षक कहा जाता है। जाहिर सी बात है, यह पुलिस महकमे के लिए आत्ममंथन का विषय है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पुलिस ने जनता का विश्वास जीतने का तरीका ढूंढ लिया है। जी हाँ, मूल्यांकन व्यवस्था भले महकमे की अंदरूनी व्यवस्था हो, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम आएंगे। बड़ी खबर में आज हम टाउन पुलिस थाना पर फोकस करेंगे। इसके अलावा आपको दिखाएंगे कृषि मंत्री का वह बयान जिसमें उन्होंने किसानों की पीड़ा को शिद्दत से महसूस करने की बात कही। वहीं भटनेर दुर्ग के अच्छे दिन आने वाले हैं, इसकी आहट को महसूस करने वालों से बातचीत भी हम आपको सुनाएंगे और भी बहुत कुछ। बने रहिए स्काई चैनल के साथ। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी के उस बयान से जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि किसानों को लागत के अनुरूप फसल की कीमत नहीं मिल पाती है। स्काई चैनल के लोकप्रिय कार्यक्रम रूबरू में कृषि मंत्री ने यह बात कही। रूबरू का प्रसारण रविवार रात 9 बजे होगा। आइए आपको सुनाते हैं मंत्री का कबूलनामा। पेस्टिसाइड, बीज, खाद और पानी, जो भी स्थिति है, बिजली, सारी स्थिति है इनकी, तो उसमें तो लागत बढ़ रहा है, लेकिन फसल को जब बेचने जाते हैं तो उस तरह से उनको मूल्य नहीं मिल पाता। देखिए, ये आपका कड़वा सच है, मैं स्वीकारता हूँ इसको। जी, आज भी किसान को उसकी परिश्रम का जो पैसा है वो नहीं मिल पाता, उत्पादन करता है, कल्पना देखता है, सपना देखता है, लेकिन कई कारण हो सकते हैं कि जिसके पैर न फटी बुआई वो क्या जाने दर्द पर आई। किसान का दर्द किसान समझ सकता है, किसान की पीड़ा समझ सकता है। और इसीलिए हम लोग जब किसान की फसल के पहले भारत सरकार का कृषि मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय का एक उपक्रम बना हुआ है, कृषि लागत आयोग बना हुआ, कृषि मूल्य लागत आयोग बना हुआ है। कृषि मूल्य लागत आयोग को प्रत्येक राज्य से प्रत्येक फसल के उसका कल्टीवेशन से लेकर हार्वेस्टिंग तक जितना खर्चा होता है प्लस 30% 40% प्रॉफिट, ये सारे विषय जोड़ के उसके कृषि मूल्य लागत आयोग को हम भेजते हैं। वहाँ से समर्थन मूल्य तय होता है और समर्थन मूल्य तय होने पर अगर हमको ऐसा लगता है कि यहाँ कम मिला है समर्थन मूल्य, तो बोनस देने की बात भी, जैसे 150 रुपये इस वर्ष हम लोगों ने गेहूँ पे दिया। तो ऐसा नहीं है जहाँ भाव बहुत अधिक गिरते हैं, कभी 2.5 रुपये किलो टमाटर, तो कभी वो तो ऊँट के मुँह में जीरा वाली स्थिति है। आप खुद मानते हैं कि बहुत कम है, लेकिन इस प्रयास को हम तेजी से कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? देखिए, ये विषय चूँकि भारत सरकार आपसे तो बहुत ज्यादा उम्मीद है लोगों को, क्योंकि यहाँ भी आप हैं, दिल्ली में भी आप हैं, हर जगह आप ही आप। देखिए, जहाँ भी हमारी सरकार है, जैसी भी स्थिति में जनता ने बहुमत देके हमको भेजा, उतनी बड़ी जिम्मेदारी अब सरकारों की हमारी बन जाती है। और इसीलिए हम स्वीकार करते हैं कि बच्चा जब पेट में आता है तब से सरकार उसका परवरिश करना शुरू कर देती है। ठीक है। तो ये थे राजस्थान के कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी, जो अपने बयान के माध्यम से खुद को किसानों का हितैषी बता रहे थे। अब दिखाते हैं आपको अब तक की सबसे बड़ी खबर। दरअसल हनुमानगढ़ टाउन पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। समूचा स्टाफ इन दिनों बेहद उत्साहित है। इस उत्साह के पीछे एक बड़ी सफलता है जो थाना कर्मियों को इतराने के लिए प्रोत्साहित करती है। जी हाँ, काम काज के लिहाज से टाउन पुलिस पूरे बीकानेर संभाग में नंबर 1 रही है। आइए देखते हैं बड़ी खबर। आरोपों और शक के घेरे में काम करना पुलिस कर्मियों की आदत सी बन चुकी है। पुलिस और लेट लतीफी का जुमला वैसे भी प्रसिद्ध रहा है। भ्रष्टाचार, काम रोकने की प्रवृत्ति और निर्दोष लोगों को परेशान करना वगैरह कुछ इस तरह के आरोप हैं जिसे झेलने में पुलिस की नौकरी में रहने वाले लोग अभ्यस्त हो जाते हैं। कुल मिलाकर पुलिस की छवि नकारात्मक होने लगी थी। पुलिस महकमे के लिए यह चिंता का सबब था। ऐसे में पुलिस मुख्यालय ने पुलिस कर्मियों के काम काज पर नियंत्रण रखने के लिए अनूठा फार्मूला अपनाया। उसे आंतरिक मूल्यांकन व्यवस्था का नाम दिया गया। वह व्यवस्था जिसमें हर पुलिस कर्मियों की उपलब्धियों और लापरवाही को अंकित किया जा रहा है और फिर उच्च अधिकारी उसके बदले संबंधित कार्मिक को अंक यानी नंबर देते हैं।
उपलब्धियों के लिए निर्धारित अंक देने का प्रावधान है तो लापरवाही बरतने वालों के लिए माइनस मार्किंग का भी सिस्टम। इस व्यवस्था का परिणाम हनुमानगढ़ पुलिस के लिए उत्साहजनक है। खास बात है कि हनुमानगढ़ टाउन पुलिस बीकानेर रेंज में बेशुमार उपलब्धियों के साथ नंबर 1 के पायदान पर रही है। वाकई यह छोटी उपलब्धि नहीं। एसपी शरद कविराज भी इस परिणाम से प्रसन्न हैं। उन्होंने कहा कि इससे बेहतर काम करने की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। आपको बता दें कि बीकानेर रेंज में कुल 87 पुलिस थाने हैं, जिनमें से हनुमानगढ़ टाउन पुलिस ने बेहतरीन कामकाज को लेकर बाजी मारी है। इस बड़ी उपलब्धि से टाउन थाना प्रभारी राम प्रताप बिश्नोई अभिभूत नजर आए। उन्होंने स्काई चैनल को बताया कि नियमों की पालना करते हुए बेहतरीन काम करने पर संतोष है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय समूचे थाना कर्मियों यानी पूरे स्टाफ को दिया। लिहाजा थाना प्रभारी का अच्छा महसूस करना लाजमी है। ये अच्छा महसूस कर रहे हैं। श्रीमान डीजीपी साहब ने इस बार राजस्थान पुलिस के लिए कार्य मूल्यांकन के लिए एक वैज्ञानिक तरीका समझ लो, उस हिसाब से उन्होंने निर्धारण किया है कि पुलिस के जो जो कार्य करने होते हैं उन सब का उन्होंने उसमें समावेश करके हुए इस तरह से अंकों का विभाजन किया है कि हर काम जो पुलिस करे हर क्षेत्र को इसमें छुआ जा सके, और जो अधिकारी या थाने का मूल्यांकन है उनकी एपीए भरी जाए तो उसमें भी उन सब बिंदुओं को छुआ जाए। कोई किसी में उसमें पक्षपात का भी नहीं रहे। वो कंप्यूटर पे सब संचालित होता है और उसमें मैनुअल भी कुछ नहीं है। जो चीज़ है वो आपके सामने है। मेरे पूरे स्टाफ का, पूरे थाने के जवानों का और का इसमें रुचि लेके काम किया, और ये इस पिछले मई माह में हमारा थाना रेंज में प्रथम रहा है। हम इसमें निरंतरता बनाए रखने का प्रयास करेंगे और उम्मीद। आंतरिक मूल्यांकन व्यवस्था भी इसी तरह की एक परीक्षा है जिसकी कसौटी पर प्रत्येक थाना और स्टाफ को परखा जाता है। आखिर इसके लिए क्या तैयारी की थी? टाउन थाना प्रभारी राम प्रताप बिश्नोई कहते हैं कि नियमों की कठोरता पूर्वक पालना सुनिश्चित करवाने के अलावा इस बात का बखूबी ध्यान दिया जा रहा है कि थाना क्षेत्र के लोगों में पुलिस के प्रति सकारात्मक सोच विकसित हो। हर परिवादी संतुष्टि का अनुभव करे, उन्हें लगे कि पुलिस उनकी पूरी सुनवाई कर रही है। फिर मामलों के निस्तारण में तेजी लाना जरूरी था। हमारा जो काम है इसमें पुलिस से जो संबंधित है इसके बिंदु हैं, उनमें जो माइनर एक्ट में जो अपन अधिनियमों में कार्रवाई करते हैं, जुआ है, शराब की है, आर्म्स एक्ट की है, तो इनके भी मार्क्स हैं, तो हमने उसी हिसाब से इसमें रुचि लेके कार्रवाई की। फिर जो हमारी निरोधात्मक कार्रवाई का बिंदु है जिसमें हमने 3-4 लोगों के विरुद्ध में गुंडा एक्ट में भी इस तरह से पेश किए। 110 में पिछले सालों की तुलना में हमने 3 गुना लोगों के विरुद्ध में 110 में कार्रवाई की है। इसी तरह 151 की कार्रवाई भी हमने पूरा रिकॉर्ड छांट के, कोई भी बदमाश जिसके विरुद्ध उसका आपराधिक रिकॉर्ड है तो उसको हमने पाबंद करवाने का प्रयास और उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रयास किया है। मालखाने में निस्तारण में भी हमने जो पीछे अभियान चला था उसमें इस वर्ष में जो 1 जनवरी को मालखाना आइटम थे उसमें अब तक हम करीब 200 के करीब उसमें कटौती की है, जो भी एक निस्तारण का बहुत अच्छा प्रयास हमारा रहा है कि करीब 700 आइटम थे पेंडिंग, जो हम उसको 500 के करीब ले आए हैं, और इसमें भी हम आगे प्रयास करेंगे। बिना वजह व्हीकल है, दूसरे आइटम है जो मालखाने में ढेर लगा था, उसका भी हमने अच्छा निस्तारण किया है। संपत्ति संबंधी अपराधों में भी हमारा प्रयास अच्छा रहा। फिर पुराने प्रकरणों में निस्तारण का था, उसमें भी हमने निस्तारण किए हैं। जो मामले 173 में जो और चल रहे थे उनके भी मार्क्स हैं, तो उनके भी हमने निस्तारण किया। एक इसमें सबसे अच्छा ये है कि पुलिस वेरिफिकेशन का आता है, चाहे पासपोर्ट की हो चाहे नौकरी के वेरिफिकेशन हो, तो उनमें भी ख्याल से ये है कि 7 दिन के अंदर आपकी वेरिफिकेशन रिपोर्ट अगर जाती है तो उसमें आपको मार्क्स मिलते हैं। जितने दिन आपकी डिले होती जाएगी उसमें मार्क्स कम होते जाते हैं। ज़्यादा टाइम कोई लेता है तो इसमें माइनस मार्किंग का भी प्रावधान है। तो ये भी हमने जो है पूरी 7 दिन के अंदर सभी मामलों में जो रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित किया है कि कांस्टेबल है वो अपनी जांच 3 या 4 दिन में करके मेरे समक्ष पेश करें, और 7 दिन के अंदर हम उसकी जांच को करके एसपी कार्यालय में वापस भिजवा देते हैं, ताकि वेरिफिकेशन के मामले में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को दुविधा बिल्कुल नहीं हो। उसकी 3 दिन के अंदर रिपोर्ट चली जाती है और उसको बता दिया जाता है कि आपकी रिपोर्ट आगे भेज दी गई है। इसी तरह सड़क सुरक्षा में था तो एक्सीडेंट के मामलों में, मृतकों की संख्या के मामले में भी गत वर्षों की तुलना में हमने कमी लाने का प्रयास किया। एसपी साहब ने इस बारे में विशेष अभियान चलाया और इसमें हम सफल भी रहे। सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी रही। केस ऑफिसर स्कीम के तहत भी हमने इस वर्ष में अब तक 6 मामलों में हमारे सज़ा हो चुकी है, जिसमें नकबजनी के, आर्म्स एक्ट के, एक्साइज के और दूसरे केस भी है।
तो इसमें भी हमारा ज़िले में काम अच्छा रहा है। अब तक हम 6 मामलों में इसमें केस ऑफिसर स्कीम में सज़ा करवा चुके हैं। पुलिस और लेट लतीफ़ी जब दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हों, फिर काम काज में तेजी लाना कितना मुश्किल था। राम प्रताप बिश्नोई कहते हैं कि जनता की अपेक्षाएं अपनी जगह सही हैं, लेकिन यह भी सच है कि पुलिस के पास संसाधनों की कमी है। एक साथ कई घटनाएं और छोटा सा स्टाफ, फिर घटना की गंभीरता के आधार पर वहां पर पहुंचने का निर्णय। ये जनता की अपेक्षा बिल्कुल सही है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसमें लेट नहीं करें, त्वरित निस्तारण करें। लोगों की अपेक्षा और आरोप भी अपनी जगह सही है और पुलिस की मजबूरी, कुछ सीमित संसाधन है। कई बार 2-3 एक्सीडेंट है जो एक ही समय में हो जाते हैं, तो वहाँ मजबूरी होती है कि एक जगह एक्सीडेंट हो गया, एक जगह झगड़ा हो गया, तो दोनों को अपनी अपनी है कि भाई मैंने इतनी देर हो गया, गाड़ी नहीं पहुँची। पर हमारे लिए जो प्रायोरिटी, जो गंभीर मामला है, वहाँ पहले पहुँचना ज़रूरी होता है। तो ये समस्याएं तो कभी कभार आती है। स्काई चैनल ने जब राम प्रताप बिश्नोई से बतौर थाना प्रभारी उपलब्धि को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने माना कि खुद नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने के साथ ही प्रबंधन को दुरुस्त रखना उपलब्धि है, भले ही यह चुनौती ही क्यों ना हो, लेकिन किसी उपलब्धि से कम नहीं। थाना प्रभारी के नाते एक तो कानून के अनुसार है जो काम करना होता है, दूसरा जो मैनेजमेंट का काम है एज ए इंचार्ज थाने का, तो उसमें भी सारे स्टाफ को साथ लेके चलना होता है। सभी को प्रोत्साहन भी है, कोई गलत काम करे तो उसको रोकना भी होता है, पूरे स्टाफ का सुपरविज़न करना होता है। तो ये चीज़ें हैं, ये करने की हम कोशिश करते हैं। यही सबसे ज़्यादा 2 चीज़ें हैं, कानून की आप पालना करो, दूसरा आपका जो प्रबंधन है, थाना प्रबंधक हो तो प्रबंधक के जो गुण हैं वो भी होने चाहिए और उस हिसाब से काम है वो भी होना चाहिए। पुलिस की आंतरिक मूल्यांकन व्यवस्था के बारे में क्या सोचते हैं? सवाल थोड़ा अलग था, लेकिन राम प्रताप बिश्नोई ने कहा कि बेहद स्वागत योग्य। सुपरविजन की यह व्यवस्था बरकरार रहे तो पुलिस में काम करने का तरीका और बेहतर हो जाएगा। इससे जनता को काफी फायदा होगा। इसको अगर लगातार इस पे सुपरविजन रहे, इसको लागू करें तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये बिल्कुल वैज्ञानिक तरीका है कि किसी कर्मचारी, अधिकारी या थाने या संस्था के मूल्यांकन का, तो इससे अच्छा कोई हो नहीं सकता। सारा कुछ कंप्यूटर में अपने आप होता है, इस रिकॉर्ड भी अपडेट फीडिंग होता रहता है। सारी FIR है वो सबसे पहले कंप्यूटर में फीड होगी, जैसे उसका संधारण होगा कंप्यूटर में फीड होगा, तो सारी चीज़ इसमें इस रिकॉर्ड भी संधारण हो रहा है, प्लस मूल्यांकन है वो भी वैज्ञानिक तरीके से हो रहा है। नंबर 1 का पायदान मिलना मुश्किल है, लेकिन इसे बरकरार रखना और भी मुश्किल। आखिर इस मुश्किल को कैसे आसान कर पाएंगे? सवाल सुनकर छूटते ही बोले थाना प्रभारी राम प्रताप बिश्नोई। चुनौती मुश्किल ज़रूर है, पर मैं सारे स्टाफ को साथ लेके और इसमें मोटिवेशन उनको करके और इसकी निरंतरता बनाए रखने का प्रयास करूंगा पूरा। खास बात है कि राजस्थान भर की तरह हनुमानगढ़ टाउन थाना भी स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। टाउन थाना का कार्य क्षेत्र भले करीब 50 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हो, लेकिन स्टाफ और संसाधन को लेकर हालत चिंताजनक ही है। स्टाफ की बात देखिए कि थाना में महज 4 सब इंस्पेक्टर का पद सृजित है, लेकिन पदस्थापित है तो सिर्फ 1 सब इंस्पेक्टर। इसी तरह 13 ASI के पद सृजित हैं, लेकिन पदस्थापित हैं तो महज 4 ASI। वहीं 22 कांस्टेबलों के बूते बड़े थाना क्षेत्र को संभाला जा रहा है। आपको बता दें कि टाउन थाना क्षेत्र में कोहला, फतेहगढ़, किशनपुरा, दिखनादा, अरैयावाली, 22 NDR, चोहलावाली, जोरावरपुरा, रंजीतपुरा, लखूवाली, भोमपुरा, नौरंगदेसर, मोहन मगरिया, हरिपुरा, मुंडा, मटोरियावाली ढानी, शेरगढ़, गुरुसर, झांबर, अमरपुरा थेड़ी, चक ज्वाला सिंहवाला और गाहरू आदि गांव टाउन थाना क्षेत्र के तहत आते हैं। प्रमोशंस अधिकारियों के नहीं हो रहे हैं किन्हीं कारणों से, इनकी वजह से IO की हमारे बहुत बड़ी कमी है। कुल मिला के अभी कस्बे में 13 ASI की पोस्ट होनी चाहिए, जिसके मुकाबले सिर्फ मेरे पास 4 ASI थाने में पदस्थापित है। 4 सब इंस्पेक्टर है, जिसमें अगेंस्ट में 1 ही सब इंस्पेक्टर पदस्थापित है। तो ये IO की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, जिससे मामलों में निस्तारण में और जांच में थोड़ा बहुत विलम्ब होता है। खास बात है कि टाउन थाना क्षेत्र में लेन देन में धोखाधड़ी, जमीनी विवाद और मारपीट संबंधी मामलों के अपराध ज्यादा होते हैं। थाना प्रभारी मानते हैं कि हाईवे के कारण एक्सीडेंट के मामले भी खूब बढ़े, जिस पर समाज को सोचने की जरूरत है। क्राइम बेस में आपसी लेन देन के, जमीन के विवाद के मसले भी आते हैं,
और ग्रामीण क्षेत्रों में आपस में छोटी मोटी बातों को लेके, ज़मीन को, भाइयों के विवाद को लेके, मारपीट के झगड़े और मेगा हाईवे पे एक्सीडेंट के मामले मुख्य समस्या रहती है। कुछ नशेड़ी प्रवृत्ति के लड़के हैं जो अपराध तो छोटा मोटा करते हैं, पर वो एक आमजन और कानून व्यवस्था के हिसाब से उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो उन पे कंट्रोल करना भी एक चुनौती है। आखिर एक्सीडेंट की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस स्तर पर क्या कार्रवाई हो रही है? सवाल सुनते ही थाना प्रभारी ने कहा कि इसके लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल यह खुद से जुड़ा मामला है, जीवन से जुड़ी बात है, इससे लोगों को खुद अलर्ट रहना पड़ेगा। एक्सीडेंट्स में कमी लाने के लिए श्रीमान एसपी साहब ने काफ़ी इसको अपनी प्राथमिकताओं को एक नंबर पे इसको रखते हुए उन्होंने गंभीर प्रयास किए हैं। रेड कोर से भी संपर्क किया गया है। कोला टोल नाके के पास में लगातार कुछ दिन नाका लगा के और लोगों में हेलमेट और लगाने के लिए भी जागरूकता लाई गई है, चालान भी किए गए हैं। इसमें कुल मिला के इसमें जब तक प्रत्येक व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं जागरूक नहीं होगा, इसमें कमी लाना चुनौती रहेगी। और प्रयास हमारा यही है कि इसमें मीडिया के सहयोग से भी और प्रत्येक व्यक्ति अगर अपनी सुरक्षा को लेके, दूसरे की छोड़ो, खुद की सुरक्षा को लेके अगर जागरूक है तो कैजुअलिटीज़ में कमी आएगी। आदमी सीट बेल्ट लगा के चले, हेलमेट लगा के रखे, स्पीड में कंट्रोल रखे, तो एक्सीडेंट में कमी आना स्वाभाविक है। ड्राइविंग लाइसेंस प्रॉपर अपना बनवाएं, गाड़ी प्रॉपर सीखने के बाद ही ड्राइविंग करें। खैर, ये तो थी टाउन थाना को मिली उपलब्धियों और समस्याओं से जुड़ी बात। दूसरी खास बात यह भी है कि टाउन थाना को आजादी से पूर्व स्थापित होने का गौरव हासिल है। दरअसल वर्ष 1921 में स्थापना हुई थी टाउन थाना की। उस वक्त बीकानेर रियासत के अधीन सूरतगढ़ जिला हुआ करता था। वयोवृद्ध अधिवक्ता रतनलाल नागौरी ने स्काई चैनल को बताया कि इस थाने का कार्यक्षेत्र काफी विस्तृत था, जो वक्त के साथ छोटा होता गया। हनुमानगढ़ टाउन का थाना बहुत पुराना है। आज़ादी से पहले बीकानेर रियासत में 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। तब ये सूरतगढ़ जिला के अंडर में था। हनुमानगढ़ सूरतगढ़ जिला के अंडर में था। धीरे धीरे विकास होता रहा। सूरत, ये सादुल शहर और सगरिया का इलाका भी इसी थाने के अंतर्गत था। कुल मिलाकर बीकानेर संभाग के 87 पुलिस थानों में नंबर 1 की हैसियत रखना आसान नहीं था, लेकिन थाना प्रभारी राम प्रताप बिश्नोई की सूझबूझ और स्टाफ के बीच आपसी सामंजस्य ने टाउन को आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। देखना यह है कि टाउन थाना की इस उपलब्धि से हनुमानगढ़ जिले के बाकी थानों के स्टाफ क्या सबक लेते हैं, वहीं खुद टाउन थाना के स्टाफ इस उपलब्धि को कायम रख पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई चैनल, हनुमानगढ़। समाचार अभी और भी हैं, देख रहे दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां। मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है।
सहारा परिवार की ओर से मिलावट के खिलाफ जंग के लिए सहारा क्यूशर अब आपके शहर हनुमानगढ़ टाउन में रोमाना इंटरप्राइजेस पर खुल गया है, जहां पर आपको बिना मिलावट के शुद्ध व अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिलेंगे, जैसे देसी घी, आटा, चाय, चावल, चीनी आदि किराना का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स व जनरल स्टोर का सामान भी मिलेगा। इसके अलावा रोमाना इंटरप्राइजेस में अमूल का आइसक्रीम पार्लर भी है। यहाँ पर अमूल के सभी प्रकार के उत्पाद जैसे आइसक्रीम, दूध, दही, पिज्जा आदि उपलब्ध है। रोमाना इंटरप्राइजेस की अन्य ब्रांचें रोमाना बिल्डिंग मटेरियल और रोमाना प्रॉपर्टी एडवाइजर। संपर्क करें रोमाना टावर, रोमाना कॉलोनी, नजदीक विजय सिनेमा, हनुमानगढ़ टाउन। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयां उपलब्ध है। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने। शिक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में अव्वल रहने वाली प्रतिभाओं को राजस्थान ब्राह्मण महासभा सम्मानित करेगी। रविवार को महासभा की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। जंक्शन स्थित दुर्गा मंदिर धर्मशाला में रविवार सुबह राजस्थान ब्राह्मण महासभा हनुमानगढ़ तहसील इकाई की बैठक हुई। तहसील अध्यक्ष प्रदीप ऐरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सभी सदस्यों ने 19 अक्टूबर को दीपावली स्नेह मिलन व प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित करने का निर्णय किया। ऐरी के मुताबिक शिक्षा के क्षेत्र व अन्य गतिविधियों में अव्वल रहने वाले विद्यार्थियों को राजस्थान ब्राह्मण महासभा सम्मानित करेगी। और इसमें दीपावली के उपलक्ष्य में 19 अक्टूबर को दीपावली स्नेह मिलन व उसके साथ साथ प्रतिभा सम्मान समारोह उसके आयोजन का निर्णय किया गया है। प्रतिभा सम्मान समारोह में तहसील के छात्र जिनका भी नंबर 75% से ऊपर 10वीं व 12वीं में और 70% से ऊपर ग्रेजुएशन व पोस्ट ग्रेजुएशन में रहे होंगे उनको सम्मानित किया जाएगा। और इसके सिवा अगर किसी ने कोई विशेष योग्यता अर्जित की है उनको सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर सारे तहसील के साथ साथ जिले के प्रमुख जितने भी संगठन हमारे सबके पदाधिकारी व सबके लोग सब संगठनों के लोग यहाँ पर कार्यक्रम में भाग लेंगे। शहर में सफाई व्यवस्था का जिम्मा नगर परिषद के पास है, लेकिन पिछले काफी समय से नगर परिषद इस जिम्मेदारी को बखूबी तरीके से नहीं निभा पा रही है। कुछ कमी को सकारात्मक तरीके से लिया हमारी उड़ान नामक नवगठित संस्था ने। हमारी उड़ान नामक संस्था ने शहर के कुछ क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को सुधारने का प्रण लिया है। संस्था के सदस्य कुछ अरसे से जंक्शन बस स्टैंड को साफ सुथरा बनाने में जुटे हैं। हमारी उड़ान संस्था से जुड़े युवकों ने 1 माह के भीतर ही जंक्शन बस स्टैंड का कायाकल्प कर दिया। कुछ समय पहले तक बस स्टैंड में जगह जगह कचरा व गंदगी का आलम नजर आता था, लेकिन हमारी उड़ान के सफल प्रयासों के बाद आज जंक्शन बस स्टैंड को देखने पर लगता ही नहीं कि यहाँ पर कभी गंदगी भी पसरी हुआ करती थी। रविवार को हमारी उड़ान के सदस्यों ने बस स्टैंड को स्थायी रूप से साफ सुथरा रखने के लिए 64 कचरा पात्र बस स्टैंड के विभिन्न स्थानों पर लगाए। साथ ही उन्होंने यात्रियों व स्टैंड के अंदर व्यवसाय करने वाले दुकानदारों से अपील करते हुए कचरे को पात्र में ही डालने की बात कही। हमारी उड़ान टीम से जुड़े महेश शर्मा ने बताया कि लोगों के सहयोग से शहर के अन्य जगहों पर सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा। बस स्टैंड पर गत वर्ष से काफ़ी व्यवस्था बिगड़ी हुई थी, जिसको हम सब ने मिल करके इस व्यवस्था को सुधारने का एक प्रयास किया है। बाकी लोगों का हमें काफ़ी सहयोग मिल रहा है और हम सब मिलजुल करके ये डस्टबिन पात्र जो है, कूड़ादान है, ये लोगों को वितरित कर रहे हैं ताकि लोग भी कचरे को उसमें डालें। और लोगों से अपील है कि ये स्थानीय रेलवे बस स्टैंड जितनी भी हैं ये प्रॉपर्टी इन पर
इन जगहों पे बीड़ी सिगरेट ना पीवें, अन्यथा आने वाले समय में 200 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। अच्छे दिन का सब्ज-बाग दिखाकर सरकार बनाने वाले नरेंद्र मोदी की सरकार पहली बार जनता के सामने बजट पेश करेगी। 10 जुलाई को वित्त मंत्री अरुण जेटली सदन में बजट पेश करेंगे। आखिर बहुप्रतीक्षित बजट में हनुमानगढ़ क्या चाहता है? इन्हीं उम्मीदों को समझने के लिए स्काई चैनल ने समाज के प्रबुद्ध लोगों से बातचीत की। आइए देखते हैं पब्लिक पोल। पहला बजट है, लेकिन वास्तव में जो हालात हैं वो बड़े खतरनाक हैं और वो पहले कह चुके हैं मोदी जी कि हम कड़वी घूंट देंगे। और आखिर मुझे हमारा ये कहना है कि आखिर कड़वी घूंट गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए, साधारण आदमियों के लिए क्यों हो, बड़े बड़े लोगों के लिए क्यों नहीं हो कड़वी घूंट। इसलिए हमारा ये कहना है कि रेलवे बजट में जो रेल का किराया बढ़ाया गया है वो बिल्कुल निश्चित रूप से कम किया जाए, ख़त्म किया जाए। इससे बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी। इसके साथ साथ रेल का किराया बढ़ा दिया, राजस्थान के अंदर बस का किराया बढ़ा दिया गया और सारी गैस और ये रसोई गैस और इनके लिए चोरी छिपे जो है बढ़ाई जाने की योजना चल रही है। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि ये अच्छे दिन नहीं है। अगर अच्छे दिन की परिभाषा यही है तो फिर अच्छे दिनों की दूसरी परिभाषा करनी पड़ेगी। ये तो बुरे दिन हैं। निश्चित रूप से मेरा ये कहना होगा, महंगाई एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है और महंगाई को रोकने के लिए बीजेपी सरकार कुछ नहीं कर रही है। मोदी जी आए थे, इसी मुद्दे के ऊपर आए हैं कि महंगाई को रोकेंगे, लेकिन ये महंगाई, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम ये बढ़ा रहे हैं, किराया बढ़ा रहे हैं, आम आदमी की सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। ये इसको रोकने के लिए उनको कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। अगर वो इस आम आदमी की तरफ देख के चले, महंगाई की तरफ देख के चलेंगे तो आगे आने की संभावना है। अन्यथा मोदी जी 5 साल के लिए ही हैं, आगे मोदी जी नहीं आएंगे। सरकार स्टॉक नीति तय करे कि किसी वस्तु का कहाँ तक उसको किसी के पास, स्टॉकिस्ट के पास रखी जानी चाहिए। उसके बाद उसके पास अगर स्टॉक अलग पाया जाता है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और खुले बाजार में हर वस्तु जो है ना खुले बाजार में बिकनी चाहिए और जमींदार को भी उसका हक होना चाहिए कि वो खुला अपना बेचे, न कि आड़तियों के माध्यम से उसको बेचा जाए, ताकि उसको उचित मूल्य मिले और महंगाई की दर कम हो। अगर हम इसके माध्यम से आते हैं तो हमें तो दुगने दाम देने ही पड़ेंगे। जब तक स्टॉक का लिमिट नहीं बनाई जाएगी, जब तक इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मैं पहले तो हम मोदी सरकार से बहुत उम्मीद रखते थे, जो सपने हमें दिखाए गए, पर आज 1 महीने 1.5 महीने में जो सपने हैं वो लगता है कि वापस वही ठर्रे पे चल रही है जिस पे कांग्रेस चल रही थी। मेडिसिन के मामले में मैं देखता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट का ये काम है कि जो जेनरिक मेडिसिन के रेट 27 वाला 2 रुपये में मिलता है उससे उपभोक्ता को कम फायदा मिल रहा है। गाँवों के उपभोक्ता को ये पता नहीं कि ये जेनरिक है कि एथिकल है। उसका भेदभाव को मिटाया जाए और उसका जो रेट मार्जिन दे के वो रेट किया जाए जैसे एथिकल के रेट होते हैं। हम तो ये चाहेंगे। दूसरा, हमें सरकार से चाहेंगे कि ऑल इंडिया पूरे भारतवर्ष में एक ही टैक्स की रूपरेखा होनी चाहिए। जैसे अब मान लें कि हिमाचल में ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, क्यों लग रही हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट हिमाचल को ज़्यादा बेनिफिट दे रही है, तो सारे राजस्थान के और भी जहाँ प्रांत, किसी भी प्रांत के लोग वहाँ जाके बिजनेस करते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, वो क्यों वो राजस्थान में भी लगनी चाहिए और उनको वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो हिमाचल वालों को मिल रही है। मोदी जी के सपने जो लोगों को दिखाए हैं, अभी तक तो हमें ऐसा लग रहा है कि सही नहीं चल रहे। उसी ठर्रे पे महंगाई बढ़ रही है, उसी ठर्रे पे डीजल बढ़ रहा है, उसी पे पेट्रोल बढ़ रहा है, तो आम उपभोक्ता को नुकसान ही हो रहा है। उपभोक्ता को फायदा जब हो सकता है कि जेनरिक रेट आए। और अभी वक्त है हेडलाइंस का।
जनता के लिए भले अच्छे दिन दूर हों, लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले कुछ सालों के दौरान भटनेर दुर्ग के लिए अच्छे दिन जरूर आएंगे। दरअसल इस बात को बल मिला है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच भटनेर दुर्ग के विकास को लेकर हुई चर्चा से। राजे और मोदी की मुलाकात से उन लोगों की बाछें खिल गई हैं जिन्होंने वैभव खो रही सभ्यता को बचाने के लिए संघर्ष का रास्ता चुना। खंडहर होती विरासत को सहेजने का दर्द महसूस किया है विख्यात फिजिशियन डॉक्टर पारस जैन ने। डॉक्टर पारस जैन का भटनेर किले से बेहद लगाव रहा है। उनकी मेहनत का असर है कि दुर्ग परिसर में पानी की निकासी की व्यवस्था हो पाई, वरना बरसाती पानी को बाहर निकालने का कोई इंतजाम तक नहीं था। करीब 40 साल से डॉक्टर पारस जैन विरासत को बचाने की जुगत में हैं। मुख्यमंत्री जी जब हनुमानगढ़ पधारी थी और उनको यहाँ के लोगों ने जो ज्ञापन दिया, उसके बाद में मुख्यमंत्री ने ये भटनेर दुर्ग के विकास का सारा जो मामला है वो प्रधानमंत्री के सामने रखा। इस खबर से हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और हमें पूरी उम्मीद है कि जो यहाँ के लोगों के इतने दिनों से प्रयास थे कि हनुमानगढ़ के जो भटनेर दुर्ग है इसका जीर्णोद्धार हो, शायद अब ये सही रास्ते पे आवे और इसका कार्य अच्छी तरह से हो सके, क्योंकि ये सारा मामला प्रधानमंत्री के सामने आ चुका है। हम लोगों को अभी भी निरंतर ये प्रयत्न करने होंगे जिससे कि मुख्यमंत्री लगातार प्रधानमंत्री के सामने इस मुद्दे को लाती रहे और ये कार्य आखिर वास्तविक रूप में हमारे सामने परिणित हो और हनुमानगढ़ एक पर्यटन के रूप में भटनेर किला है वो सबके सामने आए। डॉक्टर पारस जैन भले वर्षों से इस धरोहर को बचाने में जुटे हों, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर सुमन चावला ने इसके लिए एक बीड़ा उठाया। अभियान को आम जनता तक ले जाने की बीड़ा, हस्ताक्षर अभियान। फिर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तक बात को प्रमुखता से रखने का श्रेय तो सुमन चावला को ही जाता है। यही वजह है कि जब राजे और मोदी के बीच संबंध में चर्चा की खबर आई तो सुमन चावला बेहद खुश नजर आईं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुख्यमंत्री मैडम जिनके मजबूत इरादों से हम लोग बहुत प्रभावित हैं और उनके दृढ़ निश्चय और उनकी जो प्रशासनिक तरीका है उससे मैं बहुत प्रभावित हुई और मुझे लगा सच में उनमें काम करने की शैली बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं जो महसूस करती थी शुरू से कि हनुमानगढ़ में संभावनाएं बहुत हैं पर्यटन की और इसको पूरे विश्व नक्शे तक दिखाया जा सकता है। यहाँ पर्यटक आ सकते हैं, इससे इकोनॉमिक विकास हो सकता है। हम लोग पिछड़े हुए क्यों हैं, इसीलिए ये मैंने मुद्दा उठाया कि जब भी हम भटनेर को दिखते थे टूटी हुई एक पुरानी विरासत दिखती थी, लेकिन हम लोग उसको सजा सकते हैं, उसको दोबारा नए तरीके से किसके बुर्जों को सही करके हम लोग इसको सही दिशा में लेके चलें। हनुमानगढ़ में कालीबंगा की और उनके लिए भी मैडम ने कहा है, तो हम लोग बहुत अभिभूत हैं और आगे भी अपेक्षा रखते हैं कि मैडम इसी तरीके से हनुमानगढ़ के विकास को अपने दिल में रखेंगे। प्रोफेसर चावला कहती हैं कि भटनेर किला परिसर में एक पिकनिक स्पॉट तैयार हो ताकि न सिर्फ घूमने फिरने के लिए समुचित जगह मुहैया हो, बल्कि बच्चों को अपने गौरवशाली इतिहास पर इतराने का भी मौका मिले। हम लोग चाहते हैं कि एक पिकनिक स्पॉट टाइप बने, एक संग्रहालय बने, ताकि हमारे बच्चे जो देखें, क्योंकि हमारे यहाँ जो थेड़ है यहाँ पर बहुत सारी कालीबंगा की भी चीज़ें हैं, पूरा चीज़ें हैं जो जैसे रावतसर में कुछ पड़ी हैं, कुछ संग्रहा में पड़ी हैं, कुछ दिल्ली में पड़ी हैं, तो उन सबको वापस लाया जाए। और हम लोग ये भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ के बच्चे दे शुड फील प्राउड कि वी आर द सिटीजन्स ऑफ हनुमानगढ़ और हनुमानगढ़ को हम नंबर 1 लेके आ पाए। श्रीमती चावला पीलीबंगा में दफन सिंधु घाटी सभ्यता को भी उजागर करने का जज्बा रखती हैं। उनका कहना है कि सरकार को इस तरफ खास ध्यान देने की जरूरत है। कालीबंगा में मैं चाहती हूँ संग्रहालय बने और सिंधु घाटी की सभ्यता, जब मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट रही हूँ और मैंने जब एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ी तो सबसे पहले चैप्टर हुआ करता था सिंधु घाटी की सभ्यता, जब मैं पंजाब में रहती थी। और जब उसको वो यहाँ आकर देखा कालीबंगा में तो बहुत अच्छा लगा। हमने छोटी छोटी चीज़ें वहाँ से ढूंढी। जब हम लोग पिकनिक पर एक बार बच्चों को लेके गए तो वहाँ पर जो छोटे छोटे बर्तन के आज भी टुकड़े मिलते हैं, वहाँ पर पुरानी ईंटें आज भी मिलती हैं
तो उनको सहेजने का मन करता है। तो मैं ये चाहती हूँ हमारे बच्चे उनको देख पाएँ और जो इनका सामान बाहर पड़ा है, मूर्तियाँ पड़ी हैं, जो पुराना बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, हम बच्चों को दिखा पाएँ। दूसरी तरफ विख्यात फिजिशियन डॉक्टर पारस जैन के मुताबिक भटनेर दुर्ग की हालत जर्जर है। करीब 18 बुर्ज जर्जर अवस्था में है। सरकार को चाहिए कि दुर्ग परिसर में म्यूजियम का निर्माण करवाए। भटनेर के अंदर अनेक प्रकार की तकलीफ़ें हैं, बहुत सारी मुसीबतें हैं। कारण जो उनमें से मुख्य है वो एक तो है कि इसका जो प्रवेश द्वार है, विशेष तौर से प्रवेश द्वार नंबर 2, वो बिल्कुल गिरने की नौबत के ऊपर है। उसको खाली सपोर्ट से खड़ा कर रखा है और अगर वो बंद हो गया तो किले के अंदर प्रवेश ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसकी रिपेयर, उसका जीर्णोद्धार सबसे पहले होना आवश्यक है। दूसरा, इसके जो 52 जो अलग बुर्ज बने हुए हैं, उनमें से लगभग 17 या 18 बुर्ज ऐसे हैं जो धराशायी हो चुके हैं और उनकी रिपेयर की इमीडिएट आवश्यकता है। इसके अलावा दुर्ग के अंदर सफाई की व्यवस्था, पानी के ड्रेनेज की व्यवस्था एवं लाइट की व्यवस्था की आवश्यकता है। वहाँ पर एक कोई सूचना केंद्र भी बनना चाहिए जिससे आने जाने वाले लोगों को इस दुर्ग के इतिहास के बारे में बताया जा सके, तथा इस दुर्ग से जो प्राप्त दुर्लभ वस्तुएं थी जो आजकल दिल्ली के और बीकानेर के म्यूजियम्स में रखी हुई है, उनको यहाँ वापस ला कर के अगर वापस यहाँ प्रतिष्ठापित किया जाए, एक छोटा सा यहाँ म्यूजियम बना दिया जाए, तो लोगों को इस दुर्ग के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगी एवं भारत के एवं विश्व के पर्यटन दृश्य के ऊपर ये किला सबके सामने आ सकेगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।